नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके यूट्यूब चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। आने वाली यूपीपीटी की परीक्षा के लिए मैं डेली 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं और आप लोगों को ये सेट जो है, प्रैक्टिस सेट जो मैं डेली अपलोड करूंगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर वॉच करिए और देखिए। चलिए, आपका बिल्कुल समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिए सब लोग। और जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो अपनी कॉपी में लिख लें और ये क्वेश्चन हमेशा दोहराते रहें ताकि जो है एग्ज़ाम में आए तो आपको ज़रूर पता चले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब पारित किया गया था? तो वो था आपका 1 जनवरी 1600 में जो है इसको पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम क्या था? दीन खास था, दीवान आम था, इबादत खाना था या बुलंद दरवाज़ा? क्या बनाया गया था दोस्तों इसमें से? तो मैं बता दूं आपको, इसमें से इबादत खाना जो है बाबर के द्वारा बनवाया गया था, इबादत खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका जाएगा मुंडको उपनिषद। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत पर हूणों का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? उस समय शासक कौन था जब भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको लगभग पता ही होगा। अगर नहीं पता तो चलिए यहाँ जान लेते हैं। तो भाई उनका शासक था, जो उस समय शासक था वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? आपसे पूछा गया है कि कौन, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सही ऑप्शन है? या अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं क्या? इनकी संख्या 180 होती है क्या? देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती हैं क्या? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा सही लग रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। आपने सुना होगा तानसेन, और बीरबल भी थे इसमें साथ में। बीरबल भी इनके साथ में थे। तो ये तीनों जो है लगभग अकबर के शासनकाल में थे, तानसेन, बैजू बावरा और बीरबल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, आपकी स्क्रीन के सामने है और दिया गया, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से है या हीनयान से है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका संबंध जो है, इसका संबंध महायान से है। अतः आपका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। दादा भाई नौरोजी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के, एक मिनट, किस पार्टी के लिए
टिकट पर चुनाव जीता था? ठीक है, किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका थी आपकी लेबर पार्टी थी क्या? नहीं, लेबर पार्टी नहीं थी। कंजर्वेटिव पार्टी, ये भी नहीं थी। निर्दलीय पार्टी, नहीं, ये लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये इन्होंने चुनाव भी जीता था। अतः आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थान में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। ठीक है, पहली और प्रमुख संस्था आपसे पूछा गया है। पहली और प्रमुख संस्था, ठीक है, पूर्ववर्ती संस्थानों में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ठीक है, कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ऐसा पूछा गया है। तो ये हुआ था लॉर्ड लिंथिगो के समय में। ठीक है, लिंथिगो के समय में, लॉर्ड लिंथिगो के समय में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लिखा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ था। आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? ठीक है, पूछा है कौन नहीं शामिल है। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रनाडे, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गोविंद रनाडे इसमें शामिल नहीं थे। अतः ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका था भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ है। तो क्वेश्चन अभी आगे आ चुका था, चलिए हम फिर से बता देते हैं। आ चुका था, किस वर्ष जो है हुआ था? तो 1 जनवरी 1600 में इसको जो है शुरू किया गया था। इन्होंने कब दिया था? तो 1 जनवरी 1600 में दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नंबर यहाँ पर गलत हो गया, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सही कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्न जनपदों में से कौन सा वनाच्छादित का अर्थ ये होता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो वो दोस्त आपका सोनभद्र जो है सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी चलिए नंबर मत देखिएगा, वो 15 था, देख लेते हैं। 15 नंबर ये क्वेश्चन था। ठीक है, 15 नंबर ये क्वेश्चन था। कौन सा नंबर था? 15 नंबर ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। इसके बाद आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट, क्या हो रहा है, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तो रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? पूछा है भाई, नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाए जाने वाले में यूपी में अभ्रक नहीं पाया जाता। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार है, तो वो आपका हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और लिखा है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये जो है कि 2001 में इसका शुभारंभ हुआ था, 2001 में लिख लीजिएगा, 2001 में उत्तर प्रदेश में इसका जो है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 2001 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरेनियम कहाँ मिलता है। यूरेनियम की बात की गई है दोस्तों कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम का उत्पादन आपके ललितपुर में होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं दोस्त। तो कोयले के भंडार आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपका पूछ लिया जाए कि स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका यूपी। यूपी स्टेट में कहाँ, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात ये कर रहा है। चलिए 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो दोस्तों ये बलिया जिले में अवस्थित है, यूपी के बलिया जिले में सुरहा ताल पक्षी विहार जो है स्थित है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपस्थित है। ये क्वेश्चन अभी तुरंत रिपीट हुआ है। तो यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है भैया, ललितपुर में है। मैंने अभी के अभी बताया कि यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। हो सकता है यहाँ पे पूछा गया हो कि कम वनाच्छादित, लेकिन यहाँ सर्वाधिक लिखा है, तो अभी ये क्वेश्चन फिलहाल हो चुका है, तो हम फिर से बता देते हैं। सोनभद्र में ये जो है सर्वाधिक वनाच्छादित है, अर्थात बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया का जो इसका जल मार्ग है उसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आपको सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, मैं डेली जो है 25 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट होगा, ये पूरे जो है जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक मैं ये डेली 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट डेली डालूंगा। ठीक है, अपडेट कर दूंगा, आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।